वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रियल क्लासेस। दोस्तों, ये क्रेश कोर्स चल रहा है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 सभी के लिए है। तो जो चीज़ कॉमन है वो चीज़ मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को बता भी रहा हूँ। धीरे धीरे आप लोगों को सारे चीज़ जो कि 50 से 60 वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अब बेजाबते आप लोगों के लिए नोट्स भी तैयार हो रहा है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग को दिखाया था उसका डेमो कि किस तरीका से फ्रेम किया जा रहा है। वैसे ही आप लोगों का उर्दू अदब का भी किया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले आप लोगों को 13 वीडियो अब तक अपने चैनल के ऊपर क्रेश कोर्स बीपीएससी टीआरई 4 करके मैंने ये आपका प्ले लिस्ट बना दिया गया। उस पर मैं प्ले लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अब तक मेरा क्रेश कोर्स का पहला वीडियो नहीं देखा, सीक्वेंस में आपने नहीं देखा, तो आप उसे सीक्वेंस में देखें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट्स करना ना भूले। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाए। अभी मैं कई क्लास का पीडीएफ वहाँ पे नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं वहाँ पे समझ लीजिए कि आप लोग का जो नोट्स तैयार हो जाए उसी के साथ अटैच करके मैं वहाँ पर डाल दूंगा। नहीं, अगर आप लोग को अभी भी चाहिए तो मैं अभी डाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हम लोग का 13 वीडियो हो गया था। 14वां क्लास चल रहा है, 14 नंबर का क्लास। और इस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉट क्लास रहेगा। जो क्लास मैंने आप लोगों को 9 और 10 नंबर का जो क्लास लिया था क्रैश कोर्स का, उसके अंदर बहुत से क्वेश्चन गलत थे और वो मैं आंसर बता रहा था आप लोगों को बीपीएससी के अकॉर्डिंग, बीपीएससी ने क्या माना है, क्या होना चाहिए। तो मैं वहाँ पे करेक्ट अभी नहीं कर पाया कि क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था आप लोगों को कि हम लोग डाउट से क्लास में हम लोग क्लियर वहाँ पे कर लेंगे कि हाँ, बीपीएससी ने ये माना है, ये सही है या नहीं है। ठीक है, अगर सही है तो क्यों है सही, किस किस क्वेश्चन पे डाउट है, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज। और आज की क्लास में उर्दू अदब का जो 20 वन लायर क्वेश्चन था वो मैंने नहीं लिया है। मैंने जो डॉट क्वेश्चन था उसको लिया हूँ और साथ में आप लोगों के क्या लिया हूँ मैं, दो मुसन्निफ का नाम, क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में मैंने नहीं लिया था। तो बगैर किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज का डॉट सेशन के अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए, ये 10 नंबर की क्लास में आप लोगों का वहाँ पे सवाल दिया गया था, नाबिल का मतलब क्या होता है। मैंने नाबिल का मतलब पुराना बताया था, जो कि आप लोगों का गलत हो जाएगा। पुराना नहीं होगा बल्कि नया होगा। अब ये नया होगा, क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर जो आप लोगों का हो जाएगा नया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाबिल की अगर ये देखा जाए तो नाबिल जो है एक तरीका से नाबिल जो है मतलब कि नबीला से बना है। ठीक है, जिसके माने होता है नया या अजीब या अनोखा के होते हैं। ठीक है, ये नाबिल जो बना है किससे बना है, नाबिल जो है ना, तो सबसे पहले तो एक बात है कि नाबिल आपको जो है अतालुई जबान का लफ्ज है। ठीक है, किस जबान का लफ्ज है, अतालुई जबान का लफ्ज है, अतालुई जबान का लफ्ज है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये बना जो है नाबिल जो बना है नाविला से बना है। किससे बना है, नाविला से बना है। और जिसके माने क्या हो जाता है, तो जिसके माने जो होता है, जिसके माने होता है एक तरीका से समझ लीजिए नया या मतलब कि अनोखा। ठीक है, अनोखा। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये इसका डॉट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब आगे यहाँ से, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्योंकि 10वीं वीडियो क्लास के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मिसिंग हुआ था। ठीक है, आ, बाकी यहाँ पे टीआरई 1 में जो 11 और 12 का जो क्वेश्चन जो है जनरल स्टडी उर्दू से जो पूछा गया था, वो क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया जिसमें आप लोगों को बता दिया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब क्या वो नमरूद की खुदाई थी, अब बंदगी में मेरा भलाना हुआ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या जो है क्या होगा। देखिए, ये क्या एक लफ्ज ऐसा, एक ऐसा हर्फ है जो आप लोगों को दो चीज में, नफरीन का मतलब ऐसा लफ्ज मतलब हर्फ जो नफरत को जाहिर करे, है ना, तौबा तौबा, है ना, नफरत को जाहिर करने के लिए। अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या का जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि हमने आप लोगों को आई थिंक जब अलग से एक क्लास इससे पहले भी मैं इस पे दिया था, तो जिसमें मैंने इस्तेफाम बताया था। लेकिन जब मतलब मैं इसके बारे में फिर से एक तरीका से अध्ययन किया, स्टडी किया, तो पता ये चला है कि यहाँ पे ये जो हुर्फ ताज्जुब है, तो ये क्या एक ऐसा हर्फ है जो आपका दोनों के कैटेगरी में आता है।
लेकिन अब इसको इस्तेमाल की बुनियाद पे हम लोगों को डिसाइड करना है कि क्या जो है ये इस्तिफाम होगा या हुरूफ ताज्जुब होगा। ये दोनों के अंदर ये चीज का फर्क जानना जरूरी है। ये क्या एक ऐसा लफ्ज हर्फ है या लफ्ज बोलिए, लफ्ज या हर्फ है जो मतलब कि इस्तिफाम में भी होगा या इस्तिफाम बोलिए या हुरूफ ताज्जुब भी होगा। ठीक है, हुरूफ ताज्जुब का मतलब होता है कि हैरत अंगेज मतलब कि अल्फाज का इस्तेमाल कर लेना, लफ्ज का ये हर्फ का इस्तेमाल कर लेना, वही आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस सेंस से हमको क्या जाहिर हो रहा है। सवाल तो हमसे पूछा नहीं जा रहा ना कि क्या वह नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। अब देखिए वहां नमरूद जो अपने आप को खुदा साबित कर रहा है, तो ये ताज्जुब वाली बात हो रही है, हैरत वाली बात हो रही है, ऐसा तो रही है। खुदा तो एक है ना, अब कोई अपने आप को दावा करेगा खुदा के लिए, तो वो तो आपका पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे ताज्जुब वाली बात किया जाए, क्या वो नमरूद की खुदाई थी। अब नमरूद को वहां पे खुदाई का मतलब एक तरीका से यहाँ पे ये बताया जा रहा, तो ये तो ताज्जुब वाली बात है ना। इसलिए यहाँ पे जो है ना क्या को हम लोग हुरूफ ताज्जुब के ही अंदर रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। हम इसको इस्तिफाम के अंदर में यहाँ पे नहीं रख सकते। इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे हैरत वाली बात हो रही है। ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि नमरूद को आप खुदाई का मतलब ये दे दीजिएगा, ताज्जुब वाली बात है। तो यहाँ पे तो ये मिसरे से जो ना आपको सेंस जाहिर हो रहा है, क्या ताज्जुब की सेंस जाहिर हो रहा है। इसलिए हम लोग हुर्फ ताज्जुब के अंदर रखेंगे, ना कि इस्तिफाम के अंदर। कोई ये सवाल नहीं पूछा जी, यहाँ पे ताज्जुब एक तरीका से हैरत की बात हो रही है, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ है। तो यहाँ पे हैरत वाली बात है, खुदा से कंपैरिजन किया जा रहा है नमरूद को, तो ये ताज्जुब वाली बात ही है। इसलिए ताज्जुब हर्फ ताज्जुब के अंदर रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, 41 का आई थिंक ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 48 नंबर का। अब देखिए 48 नंबर की जैसे हम लोग बात करते हैं, तो 48 नंबर के अंदर क्या आता है कि यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ कि लफ्ज अफजल क्या है। तो लफ्ज अफजल क्या है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है लफ्ज ये हो गया ना 48 का। और ऊपर क्वेश्चन क्या था, अच्छा चलिए 48 नंबर का है। तो 48 नंबर पे पूछा ये गया था कि लफ्ज अफजल क्या है। तो लफ्ज अफजल के बारे में पूछा जा रहा है कि अफजल क्या है। तो देखिए अगर हम इसको लफ्ज अफजल देखा जाए, तो यहाँ पे इस्म नकरा जो कि बीपीएससी ने माना है, बीपीएससी इसको माना, लेकिन लफ्ज अफजल को हम नकरा के अंदर कभी रख ही नहीं सकते। आप कॉमन नाउन इसको नहीं कह सकते। कॉमन नाउन व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा तो ये तो आएगा नहीं, नकरा के अंदर, इसमें नकरा के अंदर आएगा नहीं। देखिए अफजल को अगर हम सिफत के अकॉर्डिंग देखें, तो फिर वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें तफजील के अंदर ले सकते हैं। तफजील का मतलब देखिए कि एक तरीका से इसम तफजील कहने का मतलब, यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे डिग्री के बारे में। किसके बारे में, डिग्री के बारे में। तो जब डिग्री हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें पॉजिटिव डिग्री आता है, कॉम्परेटिव डिग्री आता है, सुपरलेटिव डिग्री आता है। उसी तरीका से समझिए कि आपको हिंदी में जो हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि विशेषण की अवस्था को पढ़ते हैं, तो मूल अवस्था होती है, एक उत्तरा अवस्था होती है, एक उत्तम अवस्था होती है। ये तीन तरीका से आती है। उसी तरीका से इसमें तफसील, तफजील कहिए या सिफत तफजील, बात एक ही है। सिफत तफजील इसी को कह सकते हैं, इसमें तफसील भी इसी को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये एक तरीका से उसको दर्शाता है। इसका भी 3 दर्जा होता है, जैसे डिग्री के 3 दर्जा आता है ना, पॉजिटिव होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, सुपरलेटिव होता है, उसी तरीका से इसका भी आता है। इसमें तफसील के भी 3 किस्में आता है, यानी 3 सूरतें हम उसको देख सकते हैं, जिसमें से एक आता है तफसीली नफसी आता है, दूसरा आता है तफसीली बाज, तीसरा आता है आपका तफसीली कुल। ठीक है, तो ये अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ अफजल इसके अंदर आ सकता है। लेकिन मौसूफ का जिक्र नहीं हो सकता जब तक मौसूफ का क्या करेंगे आप, मौसूफ किसको कहा जाता है। यानी कि एक तरीका से चाहे ऐसा कीजिए, पहले हम लोग देख लेते हैं। ये तो आप समझ लिए कि इसमें नकरा कभी होगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इसमें तफजील की बात कर रहे हैं, है ना, तफजील की बात कर रहे हैं। तो जिस तरीका से हम लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, हम लोग अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं,
पीडी पॉजिटिव डिग्री पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? सीडी पढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और हम लोग पढ़ते हैं एचडी यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। तो पीडी का मतलब एक तरीका से जो एडजेक्टिव है अपना, इसमें कोई चेंजिंग उंजिंग की बात नहीं होगी, वही आपका पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का किया जाता है कि मतलब दो दो के बीच में तुलना करने के लिए, दो लोग है ना, टू के बीच में क्या करना, कंपैरिजन करना है ना। सुपरलेटिव का मतलब हुआ एक तरीका से सबसे बेस्ट, है ना, यानी कि सभी में से एक को सेलेक्ट करना, सब में से क्या करना है, एक को सेलेक्ट करना है, सब में से एक को सेलेक्ट करना है, एक को चुनना पड़ता है। तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में आता है ना। और कंपैरेटिव डिग्री में आता है कि दो के बीच में तुलना किया जाएगा, है ना। और पॉजिटिव डिग्री में कौन है, उसी तरीका से यहाँ पे ये आता है आपका तफसीली, मतलब कि तब्जीली के अंदर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है कि तब्जीली, तफजीली हम लोग कहते नफसी। तो तफजीली नफसी यानी कि पॉजिटिव डिग्री की तरह ये हरकत करता है, काम करता है। उसी तरीका से देखें इसका दूसरा अगर हम करें तो तफजीली आपका बाज हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका किसकी तरह का हरकत करेगा, ये आपका करेगा किसकी तरह, कंपैरेटिव डिग्री के तरह। तीसरे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तफसीली कुल, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री की तरह हरकत करता है। तो अब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे से ये ले लेते हैं कि जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे मैं मोटा हूँ, मैं मोटा हूँ। तो अब बताइए यहाँ पे मैं मोटा हूँ, तो यहाँ पे मोटा अभी ये किसी के बारे में नहीं बात हुआ, सिर्फ मेरे बारे में बात हुआ। सिंगल के बारे में जब बात होता है तो वो एक तरीका से समझिए कि तफसीली नफसी के अंदर यानी पॉजिटिव डिग्री के अंदर रहता है। आई एम फाइट, है ना। तो आई एम फैट, मैं मोटा हूं। तो अब यहाँ पे ये कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री है या नहीं है, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर इस तरीका से लेके कि आई एम फैटर, फैटर देन अहमद, तो मैं किससे, अहमद से मोटा। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, दो के बीच में बात आ गया। तो इसका मतलब ये जो फाइटर जो आपका बन गया, क्या बन गया, ये आपका बन गया कंपैरेटिव डिग्री बन गया। अब वही अगर यहाँ पे ये इस तरीका से सेंटेंस आपका आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट नहीं, मतलब फैट से जब ले रहे हैं तो फैटेस्ट, आई एम द फैटेस्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा जाके यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या बन गया, ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया। उसी तरीका से इसके अंदर आता है। तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको याद होगा, अगर इंग्लिश में पढ़े होंगे कॉम्पिटिटिव डिग्री के बारे में, तो एक चीज याद होगा, बहुत सा वर्ड ऐसे हैं जिसको मतलब कि मान लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के अंदर ई आर लगा देते हैं, कॉम्पिटिटिव डिग्री बन जाता है। और उसके अंदर ई एस टी जोड़ देते हैं, तो इसके अंदर जब मान लीजिए ये आपका जो पॉजिटिव डिग्री है, तो इंग्लिश के अंदर क्या करते हैं, ई आर जोड़ देते हैं। और इसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री के अंदर क्या करते हैं, ई एस टी जोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। तो ई आर वाला कॉम्पिटिटिव डिग्री के सेंस में जाता है, और ई एस टी वाला सुपरलेटिव डिग्री के अंदर जाता है। लेकिन आप ये बताइए, बहुत से ऐसे वर्ड है ना जिसके अंदर ई आर ई एस टी काम नहीं करता है, आपको क्या करना पड़ता है, उसका मीनिंग अलग होता है, लेकिन उसको भी सुपरलेटिव डिग्री और कॉम्पिटिटिव डिग्री का मान्यता पड़ाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें यहाँ पे, जैसे हमने कहा गुड, तो अब हम इसको गुड को गुडर नहीं बना सकते। गुड का ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। गुड के बाद आपका हो गया जाके बेटर, बेटर आप देखिए ये अलग हो गया ना, ये आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री है। अब गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये आपका सुपरलेटिव, देखिए तीनों अलग हो गया। तो ये वर्ड एक डायरेक्ट वर्ड ही आपका क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटिव को दिखला रहा है, डायरेक्ट के वर्ड जो आपका सुपरलेटिव दिखला रहा है, यहाँ पे ई एस टी ई आर का कोई यूजेस नहीं हुआ। उसी तरीका से यहाँ पे आपका जो इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे लफ्ज अफजल को, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हाँ ये इसके अंदर आ सकता है। लेकिन ये तो कतई नहीं हो सकता जो बीपीएससी ने माना है। हम इसको मान सकते हैं, या तो डायरेक्ट क्या हम इसको इनमें से कोई नहीं लेके चल सकते। अगर इसको नहीं मान सकते कि इसमें तफसील के अंदर नहीं है, क्योंकि ये अफजल के माने होता है सबसे ज्यादा बड़ा के सेंस में लेके चला जाएगा, आले दर्जे का सेंस में लेके चला जाएगा।
तो सबसे में इसका मतलब हम लेके चल सकते हैं अफजल को तब्दीली कुल के अंदर लेके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उसका सेंस तो दिया हुआ नहीं है ना। तो बात यहाँ पे क्लियर हुआ नहीं है। मौसूफ होगा नहीं, क्योंकि मौसूफ जो होता है एक तरीका से विशेषीय जो होता है, यानी जब विशेषण की विशेषता बताई जाएगी तब ना, यानी सिफत की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मौसूफ। लेकिन जो यहाँ पे ये भी नहीं है होगा, तो यहाँ पे या तो आपका ऑप्शन सी हो सकता है इसको इसके अकॉर्डिंग माने तो, लेकिन नहीं देखे क्योंकि यहाँ पे इसमें नकरार दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट क्या हम अफजल को, लेकिन अफजल को अगर हम नाम मानते हैं तो फिर ये इसमें मार्फा के अंदर चला जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं आपका। इसलिए हम इसको और आपको, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सेंस आपको बना के दिया नहीं है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पे कि आखिर सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो अफजल को हम डायरेक्ट के हम लोग कहाँ पे लेके चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ई के अंदर लेके चलेंगे कि इनमें से कोई नहीं होगा। अगर होगा तो अफजल को हम कहाँ पे लेके चल सकते हैं, इसम मार्फा के अंदर लेके चल सकते हैं, क्योंकि मार्फा का मतलब एक सेंस को दर्शाता है, एक नाम को दर्शाता है ना मार्फा, तो अफजल तो एक नाम भी है ना। सिफत इसमें तफजील के अंदर तो लेके भी जा सकते हैं, या तो आप इसी मान सकते हैं। तो आई थिंक इसके अकॉर्डिंग आप देखा जाए तो इनमें से यहाँ यहाँ पे जो है, तो इसको हम मान सकते हैं। अफजल को अगर माना जाए तो इसमें तफजील के अंदर मान सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आता है, यानी कि डिग्री के अंदर आपका आ जाएगा कि हाँ ये अफजल इसके अंदर आता है, अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो ये आपका बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आता है कि इसमें तफसील यानी डिग्री जो पढ़ते हैं हम लोग उसी के अंदर का बात आता है, ठीक है। इसमें नकरा जो बीपीएससी ने माना है वो कभी हो ही नहीं सकता। मौसूफ जब तक हम उसकी विशेषता नहीं बताएंगे तब तक कैसे काम चलेगा। तफसील भी आपका वहां पे कंडीशन लगाएगा तब ना वो चीज बनेगा, तो वहां पे तो कोई कंडीशन लगाया नहीं है। तो जब कंडीशन यहाँ पे लगाया ही नहीं है, वैसा कोई सेंस दे ही नहीं रहा, यहाँ पे तो डायरेक्ट के लफ्ज के बारे में पूछा है, तो लफ्ज के बारे में डायरेक्ट के पूछा है, तो अब इसमें से इसको भी लेके हम नहीं चल सकते, क्योंकि ये तो आपका भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए आपका ई ऑप्शन, ठीक हो जाएगा, राइट हो जाएगा ये ऑप्शन ई, ये लेके आप चलिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, बाकी ये है कि अब देखिए 49 नंबर का, नज्म के लघवी माने क्या होते हैं? तो मैं इसके बारे में इससे पहले वाले क्लास में भी बताया था, लेकिन इधर जो वीडियो बताया था तो मैंने क्या बताया कि ये देखिए बीपीएससी ने इस चीज को मतलब यहाँ पे ये चीज आंसर गलत माना है ना। ये जो है ना बीपीएससी ने ये जो आपका नज्म के लघवी माने क्या, शायरी करना, ये बीपीएससी ने माना, जबकि आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लड़ी पुरोना। लघवी माने नज्म के लघवी माने क्या है, लड़ी पिरोना, क्या है, लड़ी पिरोना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जुमले में अगर फेल का फाल मालूम हो, यानी कि एक तरीका से वर्ब का जो है सब्जेक्ट मालूम हो, तो उसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पे भी बीपीएससी जो ये जो 60 नंबर का जो ऑप्शन जो माना है, तो इसको माना है क्या चीज, बीपीएससी क्या माना है, ऑप्शन नंबर ई माना है। अब बताइए कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप लोग आई थिंक ये पढ़े होंगे इंग्लिश के अंदर में पढ़े होंगे, क्या नाम है, वॉइस पढ़े होंगे, है ना, जिसको हम लोग वॉइस जो पढ़े थे, वॉइस यानी कि एक तरीका से इसको हिंदी में कहा जाता है वाच्य, और उर्दू में कहा जाता है एक तरीका से आवाज, समझ लीजिए। तो आवाज के लिहाज से ही जो फेल के दो किस्में आता है, जिसमें से आपका आ जाता है, एक आ जाता है फेल मारूफ, क्या आ जाता है, फेल मारूफ आ जाता है, और दूसरा आ जाता है फेल मजहूल, क्या आ जाता है, फेल मजहूल आ जाता है, क्या आ जाता है, मजहूल, मजहूल आ मजहूल आ जाता है। ये दो तरीका का फेल आता है। तो हम लोग देखते हैं कि वॉइस जो दो तरीका का होता है ना, और दो तरीका का होता है, एक पेसिव होता है, पेसिव वॉइस, है ना, पेसिव वॉइस होता है, और दूसरा आपका एक्टिव वॉइस होता है।
पढ़ेगी ना, तो ये आपका फेल मारूफ को कहा जाता है एक्टिव, फेल मजहूल को कहा जाता है पैसिव। ठीक है, और उसके बाद इसका हिंदी भी आप लिख सकते हैं। ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पैसिव मजहूल ये आपका कहलाएगा कर्मवाच्य। क्या कहलाएगा? कर्मवाच्य, है ना। और ये आपका क्या कहलाएगा? कर्तव्यवाच्य, यानी कि एक तरीका से कर्तव्यवाच्य यानी कि कर्ता वाला वाच्य, है ना, यानी काम जो करता है। तो देखिए यहाँ पे आपका करते है, यहाँ से आपका सेंस देख लीजिए, नाम से भी कर्ता किस में रहेगा? कर्ता को ही ना आपका क्या कहा जाता है? फाल कहा जाता है ना उर्दू में, है ना। तो यहाँ पे अब जब बोला गया है कि आपका अगर फेल का फाल मालूम हो, तो जब फाल मालूम ही हो गया, काम करने वाला पता हो गया, तो वो तो एक्टिव है ना। जब पता नहीं रहेगा तब ना जाके हम उसको पैसिव के अंदर रखेंगे, है। तो जिसका एक तरीका से ये समझिए, जिसका सब्जेक्ट मालूम होता है वो आपका एक्टिव में चला जाता है, जिसका आपका सब्जेक्ट मालूम नहीं रहता वो पैसिव में चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे फाल मालूम है, तो हम इसको क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर सी लेंगे कि नहीं लेंगे? है, अभी पीएससी ई माना है, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि फाल जब मालूम करवा रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट मालूम होता है, यानी फाल मालूम रहेगा। पैसिव वॉइस के अंदर क्या रहेगा? इन दोनों के अंदर यही इतना फर्क याद रखिएगा तो काम बन जाएगा कि एक्टिव वॉइस यानी कर्तव्यवाच्य यानी फेल मारूफ, इसके अंदर सब्जेक्ट मालूम होता है, सब्जेक्ट पता चल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे कि ले लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा राम ने दूध पिया। तो राम ने दूध पिया, तो अब देखिए दूध पीने का काम किसने किया? राम ने। तो यहाँ पे ये पता चल गया। तो जब पता चल गया तो इसका मतलब है कि ये किसका मिसाल है? ये आपका फेल मारूफ का मिसाल है। किसका मिसाल है? फेल मारूफ का मिसाल है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, एक मिसाल लेते हैं यहाँ पे, अब ये बताइए आप लोग, हम यहाँ पे लिखे जैसे मान लीजिए गीत गाया गया, गाया गया। तो अब बताइए कि यहाँ पे जो गीत गाया गया, ठीक है, काम हुआ गीत गाने का, लेकिन किसने काम किया पता चला? नहीं चला। तो ये आपका किसके अंदर चला जाएगा? ये आपका पैसिव वॉइस यानी कि फेल मजहूल के अंदर चला जाएगा। तो ये मिसाल आपका फेल मजहूल का है। राम ने दूध पिया, यहाँ दूध पीने का जो काम हुआ राम ने किया, राम के पास पता चल गया कि यहाँ पीने का काम किसने किया? राम ने किया। लेकिन यहाँ पे गीत गाया गया, जो गीत गाने का काम किसने किया ये चीज हमको पता नहीं चल पा रहा, तो ये पैसिव के अंदर आएगा। अब वही चीज तो यहाँ पे उसका तारुफ दिया गया था। तारुफ दिया गया कि जुमले में अगर फेल का फाल मालूम हो, यानी जो फेल है उसका फाल मालूम है, यानी काम करने वाला मालूम हो, तो उसको क्या कहेंगे? तो फेल मजहूल के अंदर रखेंगे, जबकि बीपीएससी ने ई माना है। तो आप इसको गलत मानिएगा, ये नहीं होगा आपका आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, फेल मारूफ के अंदर चला जाएगा। आई थिंक आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा कि हाँ ये एक्टिव पैसिव, आप एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे। मान लिया कि उर्दू में आप ये है, लेकिन एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे, तो एक्टिव पैसिव में क्या आपको पता होगा ना कि एक्टिव में सब्जेक्ट मालूम रहता है और पैसिव में नहीं रहता, है ना। आ, कर्तव्य वाच्य का मतलब क्या? कर्तव्य से देखिए ना, यानी कर्ता से पता चल रहा है, करने वाला मालूम होगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पे रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 60 नंबर 60 का हो गया, उसके बाद जाके 66 का हो जाएगा। 66 का आपका कि रासत गोई का जिद क्या हो जाएगा? तो रासत गोई का जिद जो मैंने आप लोगों को आ, क्या बताया था, जो आपका 66 का जो अकॉर्डिंग टू बीपीएससी का बताया था, तो बीपीएससी ने इसको माना था नेकी। क्या माना था? नेकी। जो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, तो जबकि नेकी नहीं होगा बल्कि द्रोग गोई होगा। द्रोग गोई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर वो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बीपीएससी सी माना था, जो कि आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही जवाब होगा।
कि द्रोग गोही जो है आपका रासत गोही का जिद है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे भी एक ये था ज़रबुल मिसाल की दूसरी इस्तिलाह क्या है। तो अब दूसरी इस्तिलाह को यहाँ पे देखिए मुहावरा। तो दूसरी इस्तिलाह तो माने ज़रबुल मिसल को तो ही तो कहा जाता है ना, कहावत कहा जाता है ना। इस्तिलाह दूसरी इस्तिलाह तो कहावत हुआ ज़रबुल मिसाल का। लेकिन बीपीएससी क्या किया है इसको आप लोगों को क्या नंबर का था, हाँ 69 यानी कि 69 का था। तो 69 का क्या माना है, ये ऑप्शन नंबर ई माना है कि इनमें से कोई नहीं, जबकि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको आप राइट मान के चले। ये जो बीपीएससी माना है ये सी सॉरी ई, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, आपका बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है 71 नंबर का, खाकसार के माने खाक की मानिंद होते हैं। ठीक है, लेकिन बोलचाल में इससे क्या मुराद है। तो देखिए बोलचाल में इससे यानी अक्लमंद, ये अक्लमंद जो यहाँ पे माना गया, खाकसार के माने खाक के मानिंद होते हैं, लेकिन बोलचाल में इससे क्या मुराद है। तो ये बीपीएससी ऑप्शन नंबर ई माना था, जबकि इसका आंसर यानी कि बीपीएससी जो ए माना है ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही जवाब होगा, हकीर फकीर और आजिज, है ना। तो ये इसका हो जाएगा खाकसार के माने, ये लेके हम चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अक्लमंद जो आपका बीपीएससी माना अक्लमंद ये नहीं होगा, मतलब हकीर फकीर और आजिर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं 74 नंबर में। 74 नंबर का भी क्वेश्चन आपका जो मतलब कि बुजुर्गाने दिन की तारीफ की गई नज्म में क्या कहलाएगा। तो जिस नज्म में बुजुर्गाने दिन की कहा जाता है, तो अब बताइए उसको तो मनकबत कहा जाता है ना, जबकि बीपीएससी इसको क्या किया है, बीपीएससी जो है ऑप्शन नंबर ई माना है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये गलत है, इनमें से कोई नहीं जो माना है बीपीएससी, इनमें से कोई नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है ना। बुजुर्गाने दिन के जब जिस नज्म के अंदर तारीफ की जाती है वो मनकबत कहलाता। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। मनाजात यानी कि जिस नज्म के अंदर अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाती है उसको मनाजात कहा जाता है, और जिस नज्म में अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसको हम लोग हम्द कहते हैं। ठीक है, तो ये मनकबत के अंदर चला जाएगा, बुजुर्गाने दिन की तारीफ की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये आपका ए नहीं बल्कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, नस्र या नज्म में जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं। अब देखिए इसका भी आंसर बीपीएससी ने यहाँ पे गलत दिया हुआ था। ठीक है, जो आपका 78 नंबर का, तो इसको बी माना है, हुस्न तालील। तो ये जानबूझकर हुस्न तालील के अंदर नहीं है ना। नस्र या नज्म में जानबूझकर अनजान बनने में जो होता है वो तजाजिल आरफा के अंदर होता है। किसके अंदर, तजाजिल आरफा। ऑप्शन नंबर बी आपका ही सही जवाब होगा, इसके अंदर आपका नहीं होगा। जो बी माना वो बिल्कुल गलत माना है। अगर हम इसकी करें हुस्न तहलील की बात करें, तो ये क्या चीज होता है कि किसी भी जो आपका एक तरीका से समझिए कि जो मान लिया कि कोई शख्स है, उसके अंदर बहुत सा पसंदीदा इल्लत पाया जाता है ना। यानी दिखने में कुछ और रहता है एक तरीका से, लेकिन वो अंदर से कुछ और रहता है। तो ऐसा कंडीशन जब बनेगा किसी और की वो मुजाहिरा और पसंदीदा इल्लत बयान करना जो हकीकी इल्लत ना हो। यानी कोई चीज है, यानी कि ऐसी उसकी खूबी बयान कर देना, दिखा देना, जो मतलब कि हकीकत में उसके अंदर ना हो। तो ऐसा कंडीशन तो यहाँ पे नहीं है। जानबूझ के अनजान बनना तजाजिल आरफा के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सी आपका सही जवाब होगा, बी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 79 के अंदर, तो चोरी और उसका कफारा में कफारा के क्या माने। चोरी और उसका कफारा में कफारा के माने जो आपका हो जाएगा, वह बदला जो वह बदला जो गुनहगार
हकार की तरफ से अदा हो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ही होगा, राइट, इसी को मानना है। लेकिन अब बात ये आ रहा है कि मैं जो वहां पे आप लोगों को जो बताया था 9वीं वीडियो के अंदर, तो ये मैंने बताया कि बीपीएससी ने माना है इसको। ये जो काफिर होना ये बीपीएससी माना है, जो आपका बिल्कुल गलत होगा। बीपीएससी ने इसको ये माना है कि काफिर होना चोरी, और उसका कफारा में, कफारा के क्या माने हैं, तो कफारा का मतलब काफिर, ठीक है, ये माना। यहाँ पे जबकि क्या होना चाहिए, वह बदला जो गुनहगार है ना, गुनहगार अ, हकार की तरफ से अदा किया जाता है, ठीक है। गुनहगार की तरफ से क्या किया जाएगा, अदा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही होगा, यहाँ पे वो चीज नहीं होगा, काफिर होना ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब एक चीज यहाँ पे ये भी है कि 81 नंबर में यहाँ पे था जो आपका खिताब क्या है। देखिए, इस मफूल, जब तक कोई काम, जिस पे काम होगा तब, वैसा कंडीशन अभी आया नहीं जो मफूल होगा ये होगा नहीं। अब इसमें मार्फा, देखिए अगर इस एंगल से हम देखते हैं कि खिताब जो है किसके किस्में है, तो फिर हम उसको इस मार्फा के अंदर लेके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, खिताब क्या है, डायरेक्ट के यहाँ पे अक़साम के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पे खिताब से पूछा जा रहा है। तो इस्म नकरा के अंदर लेके चलेंगे, इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि खिताब जो होता है ये भले ही इस्म के एक प्रकार का नाम है कि यहाँ एक खिताब होता है, ठीक है, लेकिन खिताब कई तरीका का होता है। यानी अवार्ड जो दिया जाता है, जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे अवार्ड जो हम लोग के हिंदुस्तानी में मान लीजिए 3 तरह का है ना, पद्म श्री, पद्म भूषण, है ना। तो ये आपका जो दिया जा रहा है, तो अवार्ड कई तरीका का अवार्ड है, तो एक से ज्यादा हो गया ना। तो जब एक से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि खिताब जो आपका हो जाएगा वो इस्म नकरा के ही अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, इस्म नकरा के ही अंदर आएगा। अगर ये पूछा जाता कि इस्म इनमें से किसके अक़साम है खिताब, तब हम बोल सकते थे इस्म मारफा के हैं, चाहे इस मार्फा के अक़साम कौन है इसमें से, तब खिताब के अंदर हम जा सकते थे। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे एक लफ्ज़ के बारे में पूछा है, तो हम इसको क्या लेके चल सकते हैं, खिताब लफ्ज़ के बारे में पूछा गया है तो हम उसको ले सकते हैं इस्म नकरा के अंदर, क्योंकि खिताब बहुत तरीका से दिया जाता है, बहुत तरह का नाम रहता है ना। तो आप लोग भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, तो ये सब क्या है, खिताब है, एक अवार्ड ही है ना। तो कई तरीका का अवार्ड होता है, तो जो आपका इस्म नकरा के सेंस में जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए, तो ये था आप लोगों का जो क्वेश्चन पे डाउट था मैंने वहां पे लेके आया। अगर इसमें अब भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते, तो मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी बेहतर तरीका से आपको उस डाउट को क्लियर कर सकूं। अब उर्दू अदब का 2 टॉपिक है जो यहाँ पे लिया गया। तो देखिए, दूसरा पहले है कि सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे, और इसका जो वफात जो हुआ था अलीगढ़ में हुए थे, और वहीं दफन भी हो गए, किए गए हैं, जिसका इंतकाल एक तरीका से इंतकाल 1898 में हुआ। वालदा का नाम था, यानी माँ का नाम था इज्जतुल निसा बेगम। सर सैयद की वालदा का क्या नाम था, इज्जतुल निसा बेगम। और वालिद का नाम था वालिद का नाम था मीर तकी। सर सैयद के वालिद का क्या नाम था, मीर तकी, है ना। सर सैयद अहमद खान जो तखल्लुस लगाते थे वो सर लगाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अहम मालूमात में कि सर सैयद अहमद को सर का खिताब मिला था। सर सैयद को कौन सा खिताब मिला था, सर का खिताब। सर सैयद को मुगल बादशाह से, है ना, मुगल बादशाह से जो आपका सराजुद्दौला, है ना, आरफा आरिफ जंग का खिताब मिला था। यानी कि सराजुद्दौला से जो है ना, सराजुद्दौला से जो आपका बादशाह, मुगल बादशाह जो थे सराजुद्दौला, उससे एक खिताब मिला था, उस किताब का नाम था आरिफ जंग, है ना।
उसके बाद देखिए हाल ही ने उर्दू नस्र का मौसर आला सर सैयद अहमद को करार दिया था। कई बार सवाल पूछा गया कि हाल ही ने उर्दू नस्र का मौसर आला किसे करार दिया, तो सर सैयद अहमद खान को दिया है। अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद की तालमी नजरियात के मुखालफत की थी। अब अकबर इलाहाबादी जो थे वो सर सैयद अहमद खान की तालीमी नजरियात की मुखालफत की थी। सर सैयद अहमद खान की शायरी ने अकबरुल्लाह आबादी की खुलकर मुखालफत की थी, है ना। सर सैयद अहमद खान की जो शायरी जो थी, तो वो भी शायरी के जरिए जो खुलकर मुखालफत की थी, किसका? अकबरुल्लाह आबादी की, है ना, अकबर इलाहाबादी की। जदीद नस्र का आगाज सर सैयद ने किया। तो जदीद नस्र का आगाज किसने किया था? सर सैयद ने किया था। उर्दू नस्र में सादा नस्र नवैसी को सर सैयद ने रवाज दिया था। ठीक है, देखिए आगे दिया हुआ यहाँ पे कि उर्दू अदब की तारीख में सादा नस्र नवेसी के लिए माहौल साजगार बनाना सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा है। कि उर्दू अदब की तारीख में जो है ना सादा नस्र नवैसी का जो माहौल एक तरीका से साजगार बनाना सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा है। सर सैयद की तस्लीम व तरबियत वालदा की निगरानी में हुई। तालीमो तालीमो तरबियत तालीमो तरबियत जो है वालदा की निगरानी में हुई थी। सर सैयद अहमद ने 1870 में तहजीबुल इखलाक नाम का एक रिसाला जारी किया था। तो तहज़ीबुल इखलाक नाम का एक रिसाला किसने जारी किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने जारी किया था। कब किया था? तो 1870 में किया था। सर सैयद अहमद खान का मजमून है, एक मजमून है, मजमून का नाम क्या? उम्मीद की खुशी, है ना। उम्मीद की खुशी जो है एक मजमून है। इसी से यानी कि इसी रिसाला से माखूद है। कहने का मतलब है कि उम्मीद उम्मीद की खुशी जो है ना किस रिसाला से माखूद है? तो वो तहज़ीबुल अखलाक से जो आपका माखूद है। ठीक है, चलिए आगे की सर सैयद ने गाजीपुर में क्या कहते हैं 1862 में एक साइंटिफिक सोसाइटी की बनाई थी। तो साइंटिफिक सोसाइटी किसने बनाई थी? तो सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। कहाँ बनाया था? गाजीपुर के अंदर बनाया था। कब बनाया था? तो 1862 के अंदर बनाया था। सर सैयद अहमद खान ने एक स्कूल, है ना, खोला, जो बाद में मोहम्मदीन इंग्लूर ओरिएंटल कॉलेज बनाया गया। फिर उसके बाद क्या किया? तरक्की करते गए और 1920 में क्या हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था। यानी कि एक स्कूल खोला था जिसका नाम क्या था? मोहम्मदीन एंगोल, है ना, ओरिएंटल कॉलेज। और इसको जब तरक्की मिलता गया तो उसका नाम रख दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो 1920 में हो गया था। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने आईने अकबरी पर एक तकरीज लिखने की फरमाइश गालिब से की थी। यानी कि आईने अकबरी पे जो है जो फरमाइश किससे किया था? तकरीज करने की फरमाइश किससे किया था? तो वो गालिब से किया था। ठीक है, आगे है कि सर सैयद अहमद ने 1869 में लंदन गए थे। तो लंदन सर सैयद अहमद खान कब गए थे? तो 1869 में गए थे। अलीगढ़ तहरीर के बानी सर सैयद अहमद खान है। यानी कि अलीगढ़ तहरीर जो हुआ था उसके बानी जो माना जाता है, संस्थापक जो माना जाता है, वो सर सैयद अहमद खान को ही माना जाता है। और अलीगढ़ तहरीर से ही सनफ नावल का आगाज हुआ था। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि किस तहरीर से सनफ नावल का आगाज हुआ था? तो अलीगढ़ तहरीर से हुआ था। मीर अमन को उर्दू शायरी में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी को शायरी में हासिल है। ये बयान भी सर सैयद अहमद खान का ही है। ये जो कॉल दिया कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी को शायरी में हासिल है, ये बयान किसका है? सर सैयद अहमद खान का है। उर्दू नस्र के तरसील अमकानात और उसकी अबलागी कौतों का एहसास सर सैयद अहमद खान ने दिलाया था। किसने दिलाया था?
यानी कि कहने का मतलब है कि उर्दू नस्र के तरसील अमकानात और उसके अबलागी कौतों का जो ताकतों का जो एहसास जो दिलाया था उर्दू नस्र का, तो वो सर सैयद अहमद खान ने ही दिलाया था। सर सैयद अहमद खान के रफ़्क़ा में ताज़ीरात हिंद का अंग्रेजी से उर्दू में तर्जमा डिप्टी नज़र अहमद ने किया था। यानी कि आपका ये है सर सैयद अहमद खान के एक रफ़्क़ा में ताज़ीरात हिंद, रफ़्क़ा में ताज़ीरात हिंद है। इसका अंग्रेजी में तर्जुमा किसने किया था, तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया था। हयात जावेद सर सैयद की जो सवान हयात है, तो हयात जावेद किसकी है, सर सैयद की जो है एक सवान हयात है ना। उसके बाद असनाफ की बात कर लेते हैं, सर सैयद अहमद के असनाफ के बारे में। तो एक मजमून लिखा था, मजमून का क्या नाम था, उम्मीद की खुशी, जो तरक्के इल्म इंसा है, सॉरी, एक उम्मीद की खुशी और दूसरा तरक्के इल्म इंशा, तरक है ना, उम्मीद की खुशी आपका तहज़ीबुल अखलाक से माखूद है। तसानीफ की बात करें तो तसानीफ जो सर सैयद अहमद खान का असबाब बगावत हिंद, आसारुल सनादीद है ना, इस किताब का मौजू जो तारीख और उस किताब का दूसरा यानी और इस किताब का दूसरा एडिशन जो है, यानी कि आसारुल सनादीद का जो है, जो आसारुल सनादीद जो है, ये एक तारीखी मौजू पे लिखी गई किताब है। और इसका दूसरा जो आपका है एडिशन जो है 1854 के अंदर क्या हुए थे, शाये हुए थे। इस किताब में दहली शहर की इमारतों का तज़किरा किया गया, यानी कि आसारुल सनादीद के अंदर कहाँ की इमारतों का तज़किरा किया गया है, तो दहली शहर की इमारतों का तज़किरा किया गया है ना। सरकशी जिला बजनोरपुर 1858, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे सफरनामा है एक, मुसाफिरान लंदन। सफरनामे का क्या नाम था, सर सैयद अहमद के सफरनामे का नाम मुसाफिरान लंदन। मैगजीन, सर सैयद अहमद खान का एक मैगजीन भी हुआ था, जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट है ना गजट से निकाला था, यानी अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट के नाम से एक मैगजीन निकाला था। यह मैगजीन सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी के लिए जारी किया था। तो सवाल ये भी आ सकता है कि सर सैयद अहमद खान ने मैगजीन जो जारी किया था, किसके लिए जारी किया था, तो साइंटिफिक सोसाइटी के लिए जारी किया था। और ये किस नाम से हुआ था, तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, यानी अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट के नाम से जो एक मैगजीन जारी किया था सर सैयद अहमद खान ने। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरा है यहाँ पे सहील अजीम आबादी। तो सहील अजीम आबादी के बचपन का नाम जो है आपका क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान है। क्या नाम है, सैयद मुजीबुर रहमान। ये सैयद मुजीबुर रहमान किसका ये है, आपका ये हो गया सहील अजीम आबादी का सैयद मुजीबुर रहमान, ठीक है। बचपन का नाम था सैयद मुजीबुर रहमान, असल नाम, ये बचपन का नाम। और 1911 में पटना में पैदा हुए थे। वफात जो आपका हो गया 1980 के अंदर वफात की पाए थे। उसके बाद जाके हम लोग असनाफ के बारे में देख लेते हैं। सर सैयद के सहील अजीम आबादी के असनाफ के बारे में। तो सहील अजीम आबादी के अफसाना एक अफसाना है, अफसानवी मजमूए का नाम क्या, चार चेहरे। तो चार चेहरे किसका अफसानवी मजमुआ है, तो सहील अजीम आबादी का। ये सहील अजीम आबादी का पहला अफसानवी मजमुआ है। तो सहील अजीम आबादी का पहला अफसाना मजमुआ क्या है, अफसानवी मजमुआ, तो वो चार चेहरे हैं। फिर उसके बाद अलाव, आदमी के रूप, है ना। तो ये सब जो है किसका है, अलाव, आदमी के रूप, ये जो है सहील अजीम आबादी का अफसानवी मजमुआ है। एक अफसाना भाभी जान है, ये भी सहील अजीम आबादी का अफसाना भाभी जान। रुकैया भाभी इसी अफसाना के किरदार है। तो रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है, तो भाभी जान के किरदार है। नाबिल है जो है बेजर के पौधे, यानी बेजर के पौधे, यानी बगैर जर के पौधे, है ना। मश मसगिरीन और मसनर, सहना, है ना, मसगिरीन और मसरन, सहना, इसी नाबिल के किरदार है। तो ये दो किरदार का नाम जो है, जो आपका जो है ना बेजर के पौधे का ही किरदार है
उसके बाद एक है रोजाना अखबार जो है साथी, यानी कि रोजाना अखबार जो साथी है जो सहील अजीम आबादी की है। सहील अजीम आबादी ने एक रोजाना अखबार जारी किया था जिसका नाम था साथी। उसके बाद अहम मालूमात में देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा पॉइंट लिया गया है। सहील अजीम आबादी को बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है। सहील अजीम आबादी को बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है। सहील अजीम आबादी जो है एक अफसाना निगारी भी है ना। उसके सहील अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम अपने ननिहाल में हुई थी, है ना। सहील अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम ननिहाल के अंदर हुई थी। सहील अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत किया था। तो सहील अजीम आबादी जो है कहाँ किस में मुलाजमत की थी, तो ऑल इंडिया रेडियो के अंदर भी सहील अजीम आबादी जो है मुलाजमत किया था, यानी नौकरी किया था। सहील अजीम आबादी 1 साल के थे जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। जब 1 ही साल के थे सहील अजीम आबादी, तब उसकी वालदा का इंतकाल हो गया था। सहील अजीम आबादी 7 सालों तक उर्दू की त्रोज त्रोज वो असात छोटा नागपुर में जाकर किया था। ठीक है। उसके बाद है सहील अजीम आबादी का घरेलू माहौल। घरेलू माहौल यहाँ पे ये लिखा नहीं गया, चलिए। तो ये था आप लोगों का जो है 2 को मुसन्निफ का नाम लिया गया था, जिसमें एक था सहील अजीम आबादी, दूसरा सर सैयद अहमद खान, और जो डॉट क्वेश्चन था उर्दू कवायद का, मैंने यहाँ पे इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर, लाइक कर और कमेंट्स करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।